गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट लेसन जिसका नाम था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण स्टार्ट किया था। उसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा और रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार डिस्कस किए थे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में से भी हमने संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया एवं विस्थापन अभिक्रिया को डिस्कस कर दिया था। और आज हम डिस्कस करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती क्या है? जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, द्वि मीन्स दो, विस्थापन मीन्स रिप्लेसमेंट, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इस अभिक्रिया को समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में 3 ml सोडियम सल्फेट, जिसका फॉर्मूला है Na2SO4 का विलयन लेते हैं, और दूसरी परख नली में 3 ml बेरियम क्लोराइड लेते हैं, BaCl2। अब दोनों विलयनों को आपस में मिला देते हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता है जो जल में अविलेय होता है। इस अविलेय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं या प्रेसिपिटेट कहते हैं। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया है Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी कि सोडियम सल्फेट की बेरियम क्लोराइड से क्रिया कराने पर बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होते हैं। अब ये कैसे हम पता करेंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है? सोडियम सल्फेट का जो वियोजन होता है वो इस प्रकार से होता है। सोडियम सल्फेट सोडियम के 2 धनायनों में टूटता है और सल्फेट के -2 में टूटता है। बेरियम क्लोराइड बेरियम के 2 धनायनों में और क्लोराइड के 2 ऋणायन में टूटता है। अब 2 सोडियम के धनायन क्लोराइड के 2 ऋणायनों के साथ में संयोग करके क्या बनाते हैं? 2NaCl। और इसी प्रकार से बेरियम के 2 धनायन सल्फेट के 2 ऋणायनों के साथ में क्या बनाते हैं? बेरियम सल्फेट। तो इस प्रकार से ये क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। इसका दूसरा उदाहरण है सोडियम क्लोराइड की सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करने पर सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके रिएक्शंस मैं पढ़ देती हूँ। NaCl प्लस AgNO3 इज इक्वल टू NaNO3 प्लस AgCl। यहाँ पर NaCl Na प्लस Cl नेगेटिव में टूटता है। AgNO3 के 2 आयन्स हो जाएंगे, Ag प्लस एंड NO3 नेगेटिव। अब Ag प्लस एक धनायन दूसरे ऋणायन के साथ में Cl नेगेटिव के साथ में क्या बनाएगा? AgCl का सफेद अवक्षय। और Na पॉजिटिव NO3 नेगेटिव के साथ में संयोग करके क्या बनाएगा? सोडियम नाइट्रेट। तो AgCl NaNO3 प्राप्त होते हैं जो हमें अभी मिले थे। इस प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल होता है लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयनों के बीच क्रिया। PbNO3 होल ट्वाइस प्लस 2Ki इज इक्वल टू 2KNO3 प्लस PbI2। लेड नाइट्रेट का वियोजन लेड के 2 आयनों में और नाइट्रेट के 2 ऋणायनों में होता है। इसी प्रकार से 2Ki पोटेशियम के 2 पॉजिटिव आयंस में और आयोडाइड के 2 नेगेटिव आयंस में टूटता है। अब 2K पॉजिटिव NO3 के 2 ऋणायनों के साथ में संयोग करके क्या बना देगा? 2KNO3। और लेड के 2 धनायन आयोडाइड के 2 ऋणायनों के साथ में संयोग करके क्या बना देंगे? PbI2, लेड आयोडाइड, जो कि पीले कलर का होता है। तो इन सब रिएक्शनों में हमने देखा कि अभिकारक के 2 अभिकारकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से रासायनिक अभिक्रिया होती है और इसके बाद इन उत्पादों का निर्माण होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है उपचयन और अपचयन, यानी कि इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है सबसे पहले देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन होती है जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी होती है। और अपचयन होता है जिसको हम कहते हैं रिडक्शन, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि या ऑक्सीजन की कमी होती है। उदाहरण के लिए जब हम कॉपर चूर्ण लेते हैं, किसी पोर्सिलेन डिश में हम कॉपर चूर्ण ले लेते हैं और इसको हम बर्नर की सहायता से जलाते हैं तो हमें कॉपर ऑक्साइड का काला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो इसको रिएक्शंस में पढ़ देती हूँ। 2Cu प्लस O2 इज इक्वल टू 2CuO। यहाँ पर कॉपर
ऑक्सीजन से जुड़ करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये रिएक्शंस क्या हो गई, उपचयन या ऑक्सीडेशन। अब अगेन कॉपर ऑक्साइड हम लेते हैं और इसमें हाइड्रोजन गैस प्रभावित करने पर हमें कॉपर का भूरा रंग और पानी प्राप्त होता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, देखें यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन हो जाता है, मीन्स ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और H2 का H2O में उपचयन हो जाता है, मीन्स यहाँ पर ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे, उपचयन। तो इस रिएक्शंस में एक अभिकारक यानी कि CuO का Cu में तो अपचयन हो रहा है और H2 का H2O में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। यानी कि एक अभिकारक तो अपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक जो H2 है वो क्या हो रहा है, उपचयित हो रहा है। तो उन अभिक्रियाओं को जिन अभिक्रिया में एक अभिकारक अपचयित और दूसरा अभिकारक उपचयित होता है, इन अभिक्रियाओं को रिडॉक्स रिएक्शंस या उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं भी कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण हैं जैसे जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया कराने पर हमें जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक ऑक्साइड का जिंक में अपचयन हो रहा है और कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन को हम कहेंगे कि ये भी कौन सी रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन है। नेक्स्ट है मैग्नीज ऑक्साइड की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया, और क्रिया कराने पर हमें मिलता है मैग्नीज डाइक्लोराइड प्लस वाटर एंड प्लस क्लोरीन। MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2। ये रिएक्शंस भी रिडॉक्स रिएक्शंस है। हम कैसे इसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर MnO2 का MnCl2 में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और HCl का H2O में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं। नेक्स्ट हम देखते हैं दैनिक जीवन में उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव। इसका पहला प्रभाव है संक्षारण, जिसको हम कोरोजन भी कहते हैं। बच्चों, हम जनरली देखते हैं कि जब कोई भी धातु जैसे लोहा है, चांदी है, तांबा है, कोई भी जब किसी वायु, पानी या आर्द्रता के संपर्क में आती है तो ये संक्षारित हो जाती है, कमज़ोर पड़ जाती है। जैसा हमने देखा भी है कि लोहे के ऊपर जंग लग जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तो ये सब जो है धातुओं के संक्षारण के उदाहरण हैं। लोहे पर जो जंग लगती है उसका जो सूत्र है वो है Fe2O3.NH2O। धातुओं को बच्चों इस संक्षारण से और इस कमज़ोर होने से बचाने के लिए हम उन पर विद्युत लेपन या पेंट कर देते हैं। जैसे कि हम लोहे के गेट खराब हो जाते हैं, जब उन पर संक्षारण हो जाता है, जब उस पर जंग लग जाती है तो उनको दोबारा उन पर पेंट लगा करके वो नए से हो जाते हैं और संक्षारण से उनका बचाव हो जाता है। इसी प्रकार से ऑक्सीकरण का दूसरा प्रभाव है जो हमारी डेली लाइफ में देखने को मिलता है, वो है विकृत गंधिता, जिसको हम रेंसिडिटी भी कहते हैं। ये रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, कि जब भी जैसे कोई हमारे पास ऑयली खाद्य सामग्री है, तेलीय खाद्य सामग्री या वसा युक्त हमारे पास कोई भोजन है, और जब लंबे समय तक आपने देखा होगा कि लंबे समय तक यदि इस टाइप की सामग्री हमारे घर में पड़ी रहती है तो उससे एक प्रकार की स्मेल आने लगती है, गंध आने लगती है, और उसके स्वाद में भी अंतर आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। यानी कि भोजन का बासी होना, उससे बदबू आना ही क्या कहलाता है, विकृत गंधिता। और इस विकृत गंधिता से बचाने के लिए, इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, भोज्य पदार्थों में क्या मिला देते हैं, प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट मिला देते हैं, ताकि उस भोज्य पदार्थों का क्या ना हो, ऑक्सीकरण ना हो, उनका उपचयन ना हो। नेक्स्ट बच्चों, हम और क्या कर सकते हैं विकृत गंधिता से बचाने के लिए, जैसे जो चिप्स बनाने वाले जो होते हैं, चिप्स के थैलियों में ऑक्सीजन हटाकर क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन जैसे कम सक्रिय वाली गैस का प्रयोग करते हैं, ताकि चिप्स क्या ना हो, खराब ना हो, चिप्स का उपचयन ना हो। इसी प्रकार से हम खाद्य पदार्थों को क्या कर देते हैं, ऐसे बर्तनों में रख देते हैं जहाँ पर वायु प्रवेश ना कर सके। वायुरोधी बर्तनों में रखकर भी हम खाद्य सामग्री को बचा सकते हैं। और एक और इसका उपाय है जो है शीतलन द्वारा, कि भोज्य पदार्थों को फ्रीज में कूलिंग प्रोसेस द्वारा, शीतलन की क्रिया द्वारा भी हम उनको, उनकी विकृत गंधिता की जो दर होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है।
नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बच्चों इसमें रह गया हमारे इस चैप्टर का, वो है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों, एक बार फिर देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने के लिए जिस समीकरण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक बच्चों कंप्लीट जो रासायनिक समीकरण होती है उसमें हमें क्या क्या चाहिए, उसमें हम देखते हैं अभिकारक और उत्पाद को कैसे लिखते हैं, उनमें जो तत्व होते हैं उनके हम प्रतीक या सूत्र लिख देते हैं और उनकी हम भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं। तब हम समझेंगे कि कोई भी रासायनिक समीकरण क्या है, पूर्ण है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे सपोज मैग्नीशियम है और उसको ऑक्सीजन में जलाने पर वो क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसका शब्द समीकरण हो जाएगा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन क्या है, अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, उत्पाद। अच्छा बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर का निशान होता है ये रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है, और तीर का जो सिरा है, हेड पोर्शन जो है वो उत्पाद को दर्शाता है, और इसका जो पूंछ वाला या टेल वाला जो सिरा है वो किसको दिखाता है, अभिकारक को। ठीक है बच्चों, अब रासायनिक समीकरण कैसे लिखेंगे हम, जैसे मैग्नीशियम है उसका प्रतीक क्या होता है, Mg। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2, और दो या दो से अधिक अभिकारकों के बीच में हम किसका निशान लगा देते हैं, प्लस का। इसी प्रकार से हम उत्पाद में लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा Mg प्लस O2, एरो हो गया, और MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र होता है MgO, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा बच्चों, ये तो हो गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड जहाँ पे हम अभिकारक रखते हैं, और ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, उत्पाद, जिसको हम कहाँ रखते हैं, राइट हैंड साइड में रखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों, यहाँ पर देखो, यदि हम लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं दिशा और दाईं दिशा में दोनों जगह देखें, क्या दोनों में परमाणुओं की संख्या समान है, देखें जरा। मैग्नीशियम कितना है यहाँ पे, 1, यहाँ कितना है, 1। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 2, और यहाँ पे कितना है, 1। तो ये क्या है, ऑक्सीजन की क्या है, परमाणुओं की संख्या क्या नहीं है, समान नहीं है। तो ऐसे समीकरण जहाँ पर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, ऐसी समीकरण क्या कहलाती है, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण कहलाती है। और इसको बच्चों संतुलित करने का क्या तरीका है, ये तो एक छोटी समीकरण है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, आगे मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगी कि कैसे हम केमिकल इक्वेशन को संतुलित करेंगे। यहाँ पर बच्चों जनरली क्या करेंगे हम, Mg तो यहाँ पे दोनों साइड में क्या है, 1-1 हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या लगा देंगे, 2। अब 2 क्या हो गए, ऑक्सीजन इधर भी कितने हो गए, 2 हो गए। मैग्नीशियम यहाँ तो कितने हो गए, 2, और इधर क्या था, 1 ही था, तो हम यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो अब बैलेंस्ड जो केमिकल इक्वेशन हो गई है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या हो गई, 2Mg प्लस O2 इज इक्वल टू 2MgO। अब रासायनिक अभिक्रिया समीकरण को बच्चों संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इस पर हम चर्चा करते हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हेतु रासायनिक समीकरण को संतुलित करना अत्यंत आवश्यक है, जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर में अभिकारकों और दाईं ओर यानी कि उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या बच्चों क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। उदाहरण के लिए देख लेते हैं बच्चों, जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया कराने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो जिंक प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं, हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये संतुलित समीकरण है। तो इसमें देखते हैं कि अभिकारक के परमाणु, इधर हम क्या लिख लेते हैं, तत्व। तो तत्व कौन कौन है यहाँ पर, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। इधर क्या है, उत्पाद के भी परमाणु लिख लेंगे हम लोग। जिंक के यहाँ पे कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 2, सल्फर कितने हैं, 1, और ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4। सबसे पहले हमने क्या किया बच्चों, अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या थी वो हमने नोट कर दी। ठीक है, हमने क्या देखा यहाँ पर, हम ये देखते हैं कि जो तीर का निशान है इसके दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है बच्चों, समान है कि नहीं है समान। तो यानी कि ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। क्यों है संतुलित, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो अभिकारक और उत्पाद हैं, इनमें जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है दोनों साइड में समान है। इसलिए इस प्रकार की समीकरण क्या कहलाती है, संतुलित या बैलेंस्ड इक्वेशन कहलाती है। और बच्चों एक और चीज़, संतुलित समीकरण में मैंने आपको अभी बताया था कि इसको प्रॉपर
टाइप से लिखने के लिए हम इनकी फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था को भी लिखते हैं, तब हम संतुलित समीकरण को कंप्लीट मानते हैं। तो कंप्लीट जो बैलेंस्ड इक्वेशन या संतुलित समीकरण हो जाएगी वो ये हो जाएगी बच्चों, जिंक ब्रैकेट में हमने क्या लगा दिया, सॉलिड स्टेट को S से दिखाते हैं, प्लस H2SO4 उसको किससे दिखाते हैं, L लिक्विड से, एरो जिंक सल्फेट ये कैसा होता है, सॉलिड होता है या अवक्षेप होता है, इसमें एरो का निशान मैंने नीचे को दिखा रखा है, प्लस H2 और H2 क्या होती है, गैस। तो ये समीकरण जो है जिंक के सल्फ्यूरिक एसिड से क्रिया करने पर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस देता है। ये बच्चों कंप्लीट क्या है, संतुलित समीकरण है। अब बच्चों एक ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं हम जो असंतुलित हो और उसको संतुलित कैसे करेंगे। इसमें मैंने ली है आयरन की जल से अभिक्रिया कराने पर आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसके समीकरण है Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। ये कैसे समीकरण है बच्चों, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण है। और इसको हम कैसे संतुलित करेंगे, इसका बच्चों बहुत इसमें 7 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में पहले चरण में हम देखते हैं, पहले क्या करते हैं हम प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक क्या बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे और इसके अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स Fe के चारों ओर हमने बॉक्स बना दिया, वाटर के चारों ओर बॉक्स बना दिया, दिख रहा है Fe3O4 के चारों ओर H2, मतलब इसके अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अब चरण 2 में हम क्या करेंगे, जो असंतुलित समीकरण है ये, इस असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेते हैं। ये तत्व हो गए, अभिकारक में परमाणुओं की संख्या, इधर उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को लिख लेंगे। ठीक है, आयरन है, आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तत्व हैं। आयरन कितना है बच्चों इधर अभिकारक में, 1, उत्पाद में कितना है, 3, हाइड्रोजन कितना है उत्पाद इसमें अभिकारक में कितना है, 2, और इधर कितना है हाइड्रोजन, 2, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 1 दिख रहा है 1, और इधर कितना है ऑक्सीजन, 4। ठीक है, ये हमने क्या है कंप्लीट डिटेल लिख लिया है। चरण 3 में हम बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं, संतुलित करने के लिए जो सर्वाधिक परमाणु वाले तत्व है होगा उसको हम संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर सर्वाधिक परमाणु वाला तत्व कौन है, 1 2 1 3 2 4 है, यानी कि ऑक्सीजन है। तो हम ऑक्सीजन को सबसे पहले संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे बच्चों, देखते हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर कितनी है, 4 उत्पाद में, और अभिकारक में कितनी है, 1। तो हम कैसे इसको संतुलित करें कि ये भी 4 हो जाए, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। तो हम अभिकारक में ऑक्सीजन के आगे क्या लगा देंगे, 4। तो ऑक्सीजन कहाँ पे मौजूद है, पानी के साथ में, तो इसमें हम आगे से क्या लगा देंगे, 4 लगा दिया। तो अब इक्वेशन बच्चों ऐसे हो जाएगी, Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। अब यानी कि हमारे पास जो है अभी क्या है, आंशिक संतुलित समीकरण है। हमारे पास समीकरण इस टाइप से आई है। अभी हमारा केवल क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ है, ऑक्सीजन 4 और ऑक्सीजन यहाँ भी 4। अब बच्चों चरण 4 में क्या करते हैं, बाकी जो 2 तत्व बचे हुए थे Fe और हाइड्रोजन, इसको हम संतुलित करेंगे। और इसके लिए हम फिर पहले किसको संतुलित करेंगे, हाइड्रोजन को। तो हाइड्रोजन के परमाणु बच्चों हम लिख लेते हैं, अभिकारक में कितने हैं और उत्पादों में कितने हैं, प्रारंभिक में कितने हैं। देखो जरा हाइड्रोजन कितने हो गए, अब जब हमने आगे से 4 लगाया तो अब ये कितने हो गए, 4 दूनी 8 हो गए, यानी कि प्रारंभ में कितने हैं, 8 हो गए हाइड्रोजन। ठीक है, 8 है। और इधर उत्पाद में कितने हैं बच्चों, हाइड्रोजन 2। देखो कितने उत्पाद में हाइड्रोजन, 2। अब संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8 हैं और यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो 2 को 8 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 से गुणा करना पड़ेगा। हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 को 4 से गुणा कर देंगे, यानी कि हाइड्रोजन के आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4। और तब जो है दोनों जगह पे हम हाइड्रोजन के कितने कितने हो जाएंगे, 8, ताकि यहाँ पे भी 8 हो जाए और यहाँ पे भी 8 हो जाए, यानी कि यहाँ पे 4 रखना पड़ेगा। तो यदि यहाँ पे हम 4 रख दें बच्चों, तो रिएक्शन हमारे पास हो जाएगी Fe प्लस 4H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस 4H2। अब बच्चों हमारे पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हो चुके हैं, संतुलित हो चुके हैं। कैसे, हाइड्रोजन हमारे पास हो चुका है 4 दूनी 8 और यहाँ पे भी 4 दूनी 8, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4। अब हम करेंगे लोहे को संतुलित। तो चरण 5 में हम क्या करते हैं, जो लास्ट तत्व हमारा रह गया हो उसको हम संतुलित कर लेते हैं, लोहे को संतुलित करना। उसके लिए बच्चों हम फिर से क्या करेंगे, लोहे के परमाणु को देखेंगे कि अभिकारकों में कितने हैं और उत्पादों में कितने हैं। अब देखिए बच्चों, इधर देखो अभिकारक में कितने हैं लोहे, 1 लिख लिया 1, और उत्पाद में कितना है बच्चों, 3। कितना है Fe3O4 में, Fe 3 है।
तो हम क्या करेंगे, इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। यानी कि अभिकारकों में आयरन को भी Fe को भी 3 करने के लिए हमें Fe के आगे क्या लगाना पड़ेगा, 3 Fe। तो अब हमारे पास बच्चों जो संतुलित समीकरण हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2। तो बच्चों हम लास्ट में हम चेक करते हैं कि क्या दोनों ओर के तत्वों के परमाणु की संख्या समान है। Fe कितने हो गए, 3, इधर Fe कितने हो गए, 3, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8, और इधर कितने हो गए, 4 दूनी 8, ऑक्सीजन हो गया 4, और इधर कितना हो गया ऑक्सीजन, 4। यानी कि हमारी ये रिएक्शंस क्या हो गई, संतुलित हो चुकी है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बच्चों इसी विधि को क्या बोलते हैं, हम क्या कहते हैं, हिट एवं ट्रायल विधि कहते हैं। क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का प्रयोग करके समीकरण को हम क्या करते हैं, इसमें संतुलित करने का प्रयास करते हैं। अब बच्चों रासायनिक समीकरण के संतुलन का जो लास्ट स्टेप है उसमें क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि हम रासायनिक समीकरण में जो अभिकारक और उत्पाद होंगे उनकी हम भौतिक अवस्थाओं को संकेत रूप में लिख देते हैं। जैसे कि गैस अवस्था में हम गैस को हम शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, ब्रैकेट में G। जलीय अवस्था को हम क्या लिख देते हैं, एक्वस, क्योंकि यदि अभिकारक और उत्पाद क्या है, जल के घोल के रूप में उपस्थित है तो उसको हम AQ से डिनोट करते हैं। ठोस अवस्था को बच्चों हम S से दिखा देते हैं। द्रव अवस्था को हम स्मॉल l से शो कर देते हैं। अब बच्चों हमारी जो संतुलित समीकरण हमारे पास आ गई है उसको मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। 3Fe ब्रैकेट में S ठोस अवस्था में है, सॉलिड स्टेट में है, प्लस 4H2O ब्रैकेट में G गैस अवस्था में है। अब आप कहेंगे वाटर तो लिक्विड अवस्था में होता है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर पानी का जो प्रयोग है वो किस रूप में किया गया है, भाप के रूप में किया गया है। इसलिए यहाँ पे क्या है, भाप किस फॉर्म में आती है, G, इसलिए इसको G लिखा गया है। एरो Fe3O4 किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, तो इसके ब्रैकेट में S लिख दिया, प्लस 4H2 क्योंकि हाइड्रोजन गैस क्या है, रिलीज होती है यहाँ से, तो हाइड्रोजन क्या होती है, गैस, तो ब्रैकेट में ये है G। तो ये बच्चों ये क्या हो गई, ये कंप्लीट संतुलित समीकरण हो गई है। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे हमारे पास इक्वेशन है CO + 2H2 = CH3OH। कार्बन मोनोऑक्साइड की हाइड्रोजन गैस से क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हमें मिथनॉल अल्कोहल प्राप्त होता है। और ये बच्चों जो ये रिएक्शंस होती है ये 340 एटमॉस्फेरिक वायुमंडलीय दाब पर होती है। तो क्योंकि इस रिएक्शंस के लिए कितना दाब चाहिए, 340 एटमॉस्फेरिक, तो जो हमें दाब की कंडीशन है वो हम एरो के ऊपर दिखा देते हैं। कभी भी कोई ताप है या उत्प्रेरक है या जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस हो रही है उनको हम क्या कर देते हैं, एरो के ऊपर शो करते हैं, लिख देते हैं। जैसे बच्चों दूसरी रिएक्शन ये जो मैं आपको पढ़ने जा रही हूँ वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, कि पौधे जो हैं अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड और जल के संयोग से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं। और जो भोजन होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और इसके बाद कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग की जीवधारी किस में करते हैं, श्वसन में करते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमारे जीवधारियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ये जो कंप्लीट बच्चों जो बैलेंस्ड इक्वेशन है, संतुलित समीकरण है, इसको हम लास्ट में पढ़ लेते हैं। 6CO2 + 12H2O in the presence of sunlight and chlorophyll gives C6H12O6, जिसका नाम क्या है, ग्लूकोज, प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्लस 6H2O। तो ये क्या हो गई, प्रकाश संश्लेषण की संतुलित समीकरण हो गई। तो बच्चों इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो फर्स्ट लेसन था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये पार्ट हमारा आज फिनिश हो गया है। और नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।